ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। भाई करने लगे हैं आज का आर्टिकल हम लोगों का, जो कि द हिंदू से है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम लोग वोकैब की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला वोकैब का वर्ड आप लोगों का है वो है कवर्ट। कवर्ट मीन्स, कवर्ट का मतलब हो गया छिपे हुए, गुप्त तरीके से, सीक्रेट तरीके से, दैट इज कॉल्ड कावेट। कावेट मतलब छिपा हुआ, गुप्त, जो दूसरों के सामने ओपन ना किया जाए। तो उसके सिनोनिम्स क्या रहेंगे? हिडन एंड सीक्रेट। और अपोजिट क्या हो जाएगा अगर इसका सी हटा दें? ओवर्ट। ओवर्ट मीन्स जो चीज़ सामने है या ओपन है, उसको आपने कह दिया ओवर्ट है। नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज दैट इज इन्फ्लिक्ट। जो अगला शब्द आप लोगों का है वो है इन्फ्लिक्ट। इन्फ्लिक्ट का मतलब ये एक वर्ब है, इन्फ्लिक्ट, इन्फ्लिक्टेड, इन्फ्लिक्टेड। इसका मतलब होता है किसी को दर्द देना, दुख देना, पीड़ा देना, क्षति पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लिक्ट। उसके लिए अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं, सिनोनिम्स हैं इम्पोज एंड कॉज। इम्पोज का मतलब होता है किसी पे कोई चीज़ थोप देना, सो दैट इज वो आपका उसके सिनोनिम्स हुए। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स एंटोनिम्स, अगर एंटोनिम्स की बात करें हम लोग, तो एंटोनिम्स जो हुए वो हुए इसके रिलीव, किसी को शांति प्रदान करना। सूद, सूद एक वर्ब है, मीनिंग होता है शांत करना किसी को। नेक्स्ट देखिएगा एक्सकर्जन। एक्सकर्जन मीन्स भ्रमण करना, ट्रिप पे जाना, सैर करना, ट्रिप और आउटिंग, है ना, हम लोग आउटिंग पे जा रहे हैं, सोच रहे हैं जाने की, तो वो आपके एक्सकर्जन जो है वो क्या हो गया? वो भ्रमण हो गया। नेक्स्ट स्टे एंड रेजिडेंस, कहीं पर रहना, वो आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट वर्ड है ना गाइस, ये बहुत बढ़िया वर्ड है यार, ये ध्यान से देखना। जो वर्ड है वो है इनडेलिबल। इस शब्द में ना अगर तुम इसके 3 टुकड़े करो, पहला है इन। इन के 2 मतलब होते हैं। इन हुआ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होते हैं जो शब्दों के स्टार्टिंग में लगते हैं और उनको मीनिंग देते हैं। इनके 2 मतलब होते हैं। अगर इन कहीं किसी वर्ड के साथ लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है या तो अंदर या फिर नहीं, या तो अंदर या फिर नहीं। यहाँ इसका मतलब है नहीं, नोट। डेल, DEL मतलब मिटा देना, डिलीट कर देना। डेल मतलब डिलीट। ईबल, अगर किसी शब्द के पीछे ईबल लगे, ये हमेशा एडजेक्टिव को पैदा करता है। जैसे इलिजिबल हो तुम इस जॉब के लिए, इलिजिबल। तो जिन शब्दों के पीछे ईबल लगे, इट मीन्स दैट इज एन एडजेक्टिव। एबल लगे वो भी, जैसे जिस चीज़ को उठा के यहाँ से वहाँ रख सकते हैं उसको कहते हैं मूवेबल। पोर्टेबल, पोर्ट करके लेके जा सकते हैं इधर उधर, पोर्टेबल कह दिया। कंफर्ट हो जिस चीज़ में, कंफर्टेबल, समझ रहे हो ना? तो वो चीज़ें ऐसे ही ईबल होता है, लायक बनाता है वो। इनडिलीबल, इनडिलीबल मीन्स जो चीज़ मिटाने योग्य ना हो उसको कह देते हैं इनडिलीबल। जिसे मिटाया नहीं जा सकता, अमिट। किसी को तुम कह रहे हो कि भाई तूने ऐसी ठेस मारी है ना मेरे दिल को, वो क्या है? इनडिलीबल है। इनडिलीबल मीन्स मिट नहीं सकती ये चीज़। सम मेमोरीज आर इनडिलीबल, कुछ यादें कैसी होती हैं? इनडिलीबल होती हैं। तो इनडिलीबल मीन्स सिनोनिम्स हुए परमानेंट एंड लास्टिंग। लास्टिंग, बने रहना किसी चीज़ का। उसके अपोजिट हो गए इरेजेबल एंड टेम्पररी। नेक्स्ट वर्ड कोलोसल। कोलोसल ये एक बहुत बढ़िया वर्ड है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है वर्ड। इसके मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत बड़ा होना। कोलोसल, विशाल, अत्यधिक बड़ा। इसके लिए इसके ना 2 सिनोनिम्स 3 तुम्हारे पास जरूर होने चाहिए। जैसे एक होता है एनॉर्मस, बहुत बड़ा। एक होता है जाइगेंटिक। जाइगेंटिक का मतलब भी क्या होता है? बहुत बड़ा। एक और वर्ड होता है मैमथ। मैमथ, मैमथ का मतलब भी क्या होता है? बहुत बड़ा। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें इसके एंटोनिम की, एंटोनिम्स क्या होते हैं? टाइनी, स्मॉल, ट्रिवियल, ये इसके एंटोनिम्स होते हैं। मैंने एक एक्स्ट्रा बताया, ट्रिवियल। नेक्स्ट देखिएगा बुजुर्गों, नेक्स्ट वर्ड प्रोनाउंसिएशन, वनियर। इसकी प्रोनाउंसिएशन है वनियर। वनियर कैसे याद करेंगे? इसका याद करने का थोड़ा सा अलग तरीका है। वनियर, वनियर मीन्स केवल बाहरी चमक धमक। अगर कुछ जीवन में बाहरी चमक धमक देख करके चूज कर लिया ना, तो तुम्हारे जीवन में हो जाएगा फसाद। क्या हो जाएगा जीवन में? फसाद हो जाएगा। तो फसाड जो है, फसाड, वो इसका सिनोनिम है। फसाड मतलब चमक धमक, ऊपर की चमक धमक को फसाड कहते हैं, वनियर कहते हैं उसको। वनियर, ओवरले, बाहरी आवरण किसी चीज़ का। और
उसका अपोजिट हो गया रियलिटी और कोर। गॉट इट। चलिए अब अपने आर्टिकल की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को आर्टिकल के बारे में बता देता हूँ। देखिए आप सब लोग जानते हो अभी रिसेंटली जो जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ पहलगाम में, अगर उसको हम लोग देखें तो एक लंबे समय के बाद बहुत बड़ा हमला है, टेररिस्ट का एक बहुत बड़ा अटैक जो काफ़ी लंबे समय के बाद हुआ है, जिसमें इतनी ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हैं, इतने सारे लोग मारे गए हैं। और इसको सिर्फ केवल टेररिस्ट के द्वारा किया गया अटैक ना समझा जाए। अगर तुम ये सोचते हो ना कि टेररिस्ट ने अटैक किया है, नहीं, वो एक सोची समझी साजिश है, ये देखते हुए कि टाइम कैसा है, कश्मीर में टूरिस्ट का आना शुरू हुआ है, टूरिस्ट प्लेस ओपन हुए हैं अभी, बस मौसम गर्म हुआ है तो वहाँ टूरिस्ट ने आना शुरू ही किया है, स्टार्टिंग सीजन था उन लोगों का। जिस जगह पे अटैक किया गया उस जगह को मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। वहाँ घास के लंबे मैदान हैं और वहाँ फ़ोटो ऐसी आती है जैसे स्विट्ज़रलैंड में आती है, तो सेम ब्यूटी रिसेम्बलेंस होती है, वैसा ही उतना ही सुंदर है वो एरिया। वहाँ पे 30 मिनट की लगभग टट्टू राइड है, मतलब खच्चर में बैठ के लेके जाते हैं, कोई वैसी गाड़ी वाड़ी वहाँ तक नहीं पहुँचती। और अमरनाथ यात्रा की उस पॉइंट से शुरुआत होती है। उस ऐसी जगह पे इन लोगों ने अटैक किया, प्लस उसके बाद अमरनाथ यात्रा से पहले एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जानबूझ के टारगेट कर दिया। उसके बाद इन्होंने ये देखा कि राष्ट्रपति आया हुआ है, उपराष्ट्रपति अमेरिका का इंडिया में। फिर इन्होंने देखा इंडिया का प्रधानमंत्री दुबई जा रखा है या यूएई जा रखा है। इनके मतलब इस टाइम उनका पैठ इंडिया की थोड़ी बनती जा रही है और इनके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा। तो ये पाकिस्तान की आर्मी के एंड से एक तरीके से कहा जा रहा है कि उन्होंने पूरी सपोर्ट दी तब जाके ये काम हुआ, नहीं तो नहीं हो सकता था। उसमें क्या चीज़ें हुई, कहाँ हम लोग फेल कर गए, क्या हमें स्टेप लेना चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, उस पर चर्चा होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। चलिए शुरू करते हैं भाई। रिस्पॉन्डिंग टू द टेरर अटैक इन पहलगाम। पहलगाम में जो टेरर अटैक हमारे ऊपर हुआ है उस पर प्रतिक्रिया की बात करें यदि, देखिएगा जो लिखने वाला व्यक्ति है वो एक इंटरनेशनल स्टडीज़ का स्कूल है जेएनयू में, उसके डीन हैं, प्लस इससे पहले वाइस चांसलर रह चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के, उनका आर्टिकल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। देखिएगा, इंडिया मस्ट एम्ब्रेस a framework of escalatory credibility, not escalation for its own sake, but the ability and willingness to impose pain through diplomatic, economic, and covert means when red lines are crossed. वो रेड लाइन्स बोल रहे हैं बॉर्डर को। भारत को एक ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए जिसमें एस्केलेटरी क्रेडिबिलिटी यानी बढ़ती हुई प्रतिक्रिया की विश्वसनीयता हो, लेकिन सिर्फ प्रतिशोध की भावना से नहीं, बल्कि जब कोई देश, मतलब हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जिसमें हम लोग बदला लें, जिसमें हम लोग रिएक्शन दें, प्रतिक्रिया करें, लेकिन वो केवल बदले के लिए ना हो, बल्कि अपितु क्या हो, बल्कि जब कोई देश भारत की तय की गई सीमाओं को लांघे तो भारत में यह क्षमता और इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि वह कूटनीतिक यानी कि डिप्लोमेटिक, आर्थिक, इकोनॉमिक और गुप्त तरीकों से उस पर दबाव बना सके और उसे पीड़ा पहुंचा सके। मतलब भारत में इतना दम होना चाहिए कि हम लोग जब कोई देश हमारे ऊपर अटैक करे तो हमें ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जो सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम लोग उस पर कूटनीतिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, पैसों के तरीके से तोड़ दो उसे, कूटनीतिक तरीके से तोड़ दो, दूसरे देशों में कनेक्शन ख़त्म कर दो, उसकी जो इनकम के सोर्सेज को काट दो। तीसरा, गुप्त तरीके, ऐसे जो हम लोग यहाँ ओपन नहीं कर सकते, ओपनली हम जो काम नहीं कर सकते वो काम कर दो, उस आदमी उसको ऐसी प्रतिक्रिया दो, उस तरीके से उसको नुकसान पहुँचाओ क्योंकि उसने हमें नुकसान पहुँचाया। नेक्स्ट देखिएगा, द टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ नॉट जस्ट एन एक्ट ऑफ ब्रूटैलिटी, निर्दयता। It is a calculated political signal, carefully timed and deliberately chosen to inflict not only human casualties but cause strategic disruption. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ यह आतंकी हमला सिर्फ हिंसा और क्रूरता का एक सामान्य उदाहरण नहीं है, यह एक सोचा समझा राजनीतिक संदेश है जिसे जानबूझकर, डेलिबरेटली जानबूझकर, जिसे जानबूझकर इस समय चुना गया
ताकि केवल लोगों की जान ही नहीं ली जाए बल्कि भारत की रणनीतिक स्थिरता, हम लोगों की जो रणनीतिक स्थिरता है, जो हमारी स्थिरता है, उस पर भी गहरी चोट पहुंचाई जा सके। जानबूझ के ऐसा टाइम चूज़ किया कि इनकी स्थिरता है, जो स्टेबिलिटी आई हुई है भारत पे, उसको भी ब्रेक किया जा सके, इन लोगों को परेशान किया जा सके। नेक्स्ट, कमिंग डेज आफ्टर द कश्मीर वैली हैड बिगन वेलकमिंग टूरिस्ट एज अ पार्ट ऑफ फ्रेश सीजन एंड वाइल यूएस प्रेसिडेंट JD Vance टूर्स इंडिया, दिस इज नॉट अ रैंडम और डेस्परेट स्ट्राइक। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब कश्मीर घाटी में पर्यटकों का स्वागत करना शुरू किया ही था और अमेरिका के राष्ट्रपति JD Vance भारत के दौरे पर थे। इसलिए यह एक आकस्मिक या हताश होकर किया गया हमला नहीं है, बल्कि ये सोच समझकर अंजाम दी गई घटना है। मतलब सोच समझकर, जानबूझ के किया उन्होंने, ये टाइम चूज किया गया इसका। नेक्स्ट, इट सीम्स टू बी द कंटिन्यूएशन ऑफ अ लॉन्ग स्टैंडिंग पैटर्न ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म directed and sustained by the Pakistani military intelligence establishment। यह हमला दरअसल सीमा पार आतंकवाद की एक लंबे समय से चली आ रही नीति की अगली कड़ी है, जिसे पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI सक्रिय रूप से संचालित और समर्थन करती है। मतलब एक लंबे समय से जो आतंकवाद चला आ रहा है, जो वो लोग करते आ रहे हैं, जिसमें वो लोग क्या कर रहे हैं, जब आप किसी से सीधा ना लड़ सको तो क्या करो, उसको बदनाम करना शुरू कर दो। समाज की ये आदत है, कोई आपसे सीधा नहीं लड़ सकता ना, उसे पता है उसमें आप जितना दम है ही नहीं, वो नहीं लड़ सकता। गांव में कोई बंदा है आपके अगेंस्ट है, सीधा नहीं लड़ सकता। इलेक्शन में तुम्हारे से हारा हुआ है, सीधा नहीं लड़ सकता, तो क्या करेगा, बदनाम करेगा। उसने तो पैसे खा लिए, उसने तो यूँ कर दिया, उसने तो ये कर दिया। कारण क्या है, उस पर रिएक्ट ना करो, कभी भी रिएक्ट नहीं करना उस चीज़ पे। कारण क्या है, वो आदमी कमज़ोर है जो तुम्हें बदनाम कर रहा है। बदनाम करने वाला हमेशा कमज़ोर होगा, समझ जाना। जब समाज में सीधी टक्कर ना ली जाए तो आदमी को बदनाम कर दो। यही सेम चीज़ हमारे साथ क्या करते आए हैं पाकिस्तान वाले। उनकी सेना की सहायता के बिना ये आतंकवादी हमले पॉसिबल नहीं होते। नेक्स्ट देखिएगा, एट अ टाइम व्हेन पाकिस्तान had faded from India's diplomatic radar and foreign policy imagination, it's back, threatening to disrupt much of what we hold dear। ये देखो, ये बात पढ़ने वाली है। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान भारत की कूटनीतिक प्राथमिकताओं और विदेश नीति की सोच से लगभग गायब हो गया था, अब एक बार फिर से सामने आया है, हमारे लिए महत्वपूर्ण और प्रिय चीज़ों को अस्थिर करने की धमकी के साथ। मतलब एक टाइम था, न्यूज़ चैनल्स पे, अखबारों में पाकिस्तान का चर्चा हुआ करता था, उन्होंने हमारे साथ यूं कर दिया, वहाँ जाके उन्होंने ये किया, आज वहाँ अटैक कर दिया, वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं, हम उनके साथ ये करेंगे। अब पिछले कुछ समय से 5-7 साल से हम पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं करते हैं। करते तो नहीं, हम उसको कंपटीशन में मानते ही नहीं। उनके साथ क्या कंपटीशन, गरीबों के साथ। तुम्हारे यहाँ ऑल्टो कार कितने की है, 3 लाख की, 270 की। उनके वहाँ कितने की है, 32 की। 32 लाख की ऑल्टो कार है वहाँ पे। तुम्हारे यहाँ जो CD 100 मोटरसाइकिल जो कब की बंद हो गई, 40-45 हज़ार में मिलती थी, जो वहाँ कितने की है पता है, कितने की है वो CD 100 आज भी, 2,20,000 रुपये की। बुलेट का तो वो सपना ही नहीं ले सकते। स्कॉर्पियो कार वहाँ पे 3.5 करोड़ की है। 3.5 करोड़ में क्या मिलता है, स्कॉर्पियो कार। दिस इज द वैल्यू ऑफ देयर करेंसी। ये उनकी करेंसी की वैल्यू है, ये उन लोगों की वैल्यू है। तो 600 रुपये किलो वहाँ आटा मिलता है, समझ रहे हो। तो ये हालात में वो लोग जी रहे हैं, हम लोगों का कंपटीशन कहाँ है उनके साथ। तो जब वो हमारे दिमाग से बाहर निकल गया था तो उसने दोबारा, जिस आदमी से कंपटीशन रहा, तुमने उसकी तरफ देखना बंद कर दिया। अब कुछ ना कुछ तो करेगा कि तुम उस पर ध्यान दो। नेक्स्ट देखिएगा प्लीज। हम कोशिश करते हैं कि चाइना के साथ हमारी क्या पॉलिसीज़ रहेंगी, हम क्या कंपटीशन रखेंगे उनके साथ। सेकंड बिगेस्ट इकॉनमी है, हमारा ध्यान उस तरफ जा रहा है, बड़े लोगों की तरफ, और वो उसी जगह अटका हुआ है अभी। वो कह रहा है यार हमें भूल गए, ठीक है, कह रहे यार हमें फिर कश्मीर खेलना इनके साथ। तो देखिएगा नेक्स्ट, द अटैक टुक प्लेस इन बैस्टन एंड अल्पाइन मेडो विच इज़ ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज मिनी स्विट्जरलैंड। यह हमला बैसरन में हुआ, जो कि एक खूबसूरत पहाड़ी घास का मैदान है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। द
very setting a site of picnics, pony rides, and often school excursions make the images of all more harrowing. और यह बात कि यह स्थान पिकनिक, खच्चर की सवारी या स्कूल यात्राओं के लिए जाना जाता है, यही वजह इन तस्वीरों को और भी ज़्यादा दिल दहला देने वाली और भयावह बना देती है। हैरोइंग का मतलब होता है जो चीज़ और ज़्यादा दिल दहला दे। एक ऐसी जगह जिसे पिकनिक स्पॉट माना जाता है, लोग खच्चर पे राइड करते हैं वहाँ पे, ठीक है, स्कूल भ्रमण के लिए लोग जाते हैं, उस ऐसे पिकनिक स्पॉट पे इस तरह का हमला। वीडियोस ऑफ टेरिफाइड टूरिस्ट स्क्रैम्बलिंग फॉर सेफ्टी एंड ब्लड स्ट्रेन ट्रेल्स in a place known for its serenity have left an indelible mark on public memory. डरे सहमे पर्यटकों के सुरक्षा के लिए भागने के वीडियो और शांत वातावरण के लिए मशहूर जगह पर खून से सनी हुई पगडंडियां, इन दृश्यों ने लोगों के मन में एक न मिटने वाली छाप छोड़ दी है। ऐसी जगह जो अब उसकी शांति के लिए जानी जाती थी, वहाँ खून ही खून पड़ा है सारा चारों तरफ, तो उस चीज़ ने लोगों के मन में एक ऐसा भाव छोड़ दिया कि वो उसको कभी नहीं भूल सकते। Next, it was not just a strike on innocent tourists, it was a deliberate assault on the idea of Kashmir as a safe and even sacred tourist space. ये हमला सिर्फ मासूम पर्यटकों पर नहीं था, बल्कि यह कश्मीर को एक सुरक्षित और पवित्र पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने की विचार पर सीधा हमला था। आपको पता है कश्मीर में हमारे जो इंडिया की आर्मी का बजट है, जो आर्मी का बजट निकलता है, उसका मैक्सिमम पैसा हमारा कहाँ खर्च होता है? कश्मीर पर। मतलब अगर हम लोग आर्मी के लिए 2 लाख रुपए निकाल रहे हैं ना साल के, तो उस 2 लाख में से 1-1.25 लाख रुपए हमारा कहाँ फूकता है? कश्मीर में, उनकी सेफ्टी में, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा उस जगह को बचाने के लिए इतना वो है, और वो जगह इतनी खूबसूरत है, ऐसे कहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड भी उसके आगे कुछ नहीं है, इतने सुंदर सुंदर नज़ारे वहाँ पे हैं, बट थिंग इज़ दैट सेफ नहीं है। हम लोग टूरिज़्म वहाँ पे प्रमोट नहीं कर सकते। दुबई इज़ फेमस फॉर टूरिज़्म। दुबई में इतनी इनकम किसकी है? टूरिज़्म की। लोग टूरिस्ट वहाँ इतने जाते हैं घूमने के लिए। अगर टूरिस्ट आएंगे तो जगह क्या होगी? जगह डेवलप होगी। तो हम लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर डेवलप हो जाए। जब लोग डेवलप होंगे, जब लोग डेवलप हो जाएंगे तो सोच बदल जाएगी वहाँ के लोगों की, वो पिछड़े हुए नहीं रहेंगे। अगर आप लोग डेवलप हो जाओ तो डेवलप व्यक्ति पिछड़े हुए नहीं रहते, उनकी सोच बदल जाती है। तो ये लोग चाहते हैं वो लोग डेवलप हो जाएं। हम लोग चाहते हैं वहाँ जगह हम प्रमोट करें, टूरिज़्म प्रमोट करें, बट उस विचारधारा पे, उस सोच पे ये हमला है। अब जिनके ऊपर हमला हुआ, जो वहाँ से जान बचा के भाग गए, या जिनका कोई पर्सन वहाँ पे एक्सपायर हो गया, वो लोग नहीं सोच सकते दोबारा वहाँ जाने की। और दूसरे लोग भी जिन्होंने प्रोग्राम बना रखे थे, सबने कैंसिल कर दी। जो बुकिंग्स हो रखी थी होटल्स की, वो सारी कैंसिल हो गई। ठीक है, अटारी बॉर्डर बंद हो गया, आप लोगों को पता लगा होगा, इंडिया ने अटारी बॉर्डर बंद कर दिया 48 आवर्स के अंदर। ठीक है, 48 आवर्स का टाइम दे दिया कि 48 घंटे के अंदर कोई पाकिस्तानी इंडिया में वापस चला जाए। 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रखा है कि 48 घंटे के बाद हम लोग इधर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी यहाँ पाकिस्तान का है यहाँ से निकल जाए, वीज़ा लेके आया हुआ है, सबके वीज़ा कैंसिल कर दिए। कोई किसी भी ज़रूरी काम से आ रहा है, कैंसिल हो गया। ठीक है, देखिएगा प्लीज़, नेक्स्ट बढ़िएगा। सो it also reflects a massive intelligence failure and a lowering of the security vigilance से बनता है word vigil, which is deeply troubling. यह घटना एक बहुत बड़ी खुफिया विफलता और सुरक्षा सतर्कता में भारी कमी को भी उजागर करती है, जो बेहद चिंता का विषय है। मतलब हम लोग फेल हो कैसे गए? हमें क्यों नहीं पता लग पाया कि ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं ये लोग? विजिलेंस की फेलियर हुई हमारे पास खबर नहीं पहुंच पाई, नहीं तो खबर आती है। देखिएगा, पहलगाम इज़ अ टूरिस्ट हब, अ गेटवे टू द अमरनाथ श्राइन। जो पहलगाम है वो एक पर्यटन स्थल है और अमरनाथ यात्रा का प्रवेश द्वार भी यही है। द फोर्सेज एंड एजेंसीज शुड हैव बीन ऑन देयर गार्ड। ऐसे स्थान पर सुरक्षा बलों और एजेंसियों को पूरी तरह से सतर्क होना चाहिए। ऑन देयर गार्ड मतलब सतर्क होना चाहिए उनको। द ड्रोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इंडिया हैज़ इन्वेस्टेड इन ऑल्सो सीम्स टू हैव बीन एब्सेंट। भारत ने जिन ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली पर भारी निवेश किया है, वे भी इस घटना के दौरान सक्रिय नहीं दिखे। यह और अधिक चिंताजनक है। हम लोगों ने इतना पैसा खर्चा हुआ है ड्रोन्स के ऊपर, सिक्योरिटी के लिए, के ऊपर से हम लोग देखते रहे ड्रोन्स के जरिए, वो भी
मतलब कारगर नहीं हुए, कैसे फेल हुई चीज़ें पता नहीं लग पाया, ठीक है, तो वो चिंता का विषय है। वाइल द इंटेलिजेंस फेलियर में अपीयर टू नॉट हैव बीन एज कोलोसल एज इट वॉज इन कारगिल, इट विल हैव एज अ डीप as it will have as deep as societal impact। हालांकि इंटेलिजेंस फेलियर इतनी ज़्यादा प्रतीत नहीं होती जितनी कि कारगिल के टाइम पे हो गई थी, परंतु इसका सामाजिक प्रभाव उतना ही गहरा रहेगा। कारगिल के टाइम पे हमारे साथ क्या हुआ था, हमारा और उनकी डीलिंग है कारगिल में। कारगिल बहुत ऊपर चोटी पे है, तो जैसी बर्फ़ पड़नी शुरू होती है, मौसम ख़राब होता है, एक पर्टिकुलर डेट फिक्स है, हम लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है, वो लोग जैसे मान लो वो लोग उस दीवार पे बैठे हैं, वैसे बता रहा हूँ, हम लोग यहाँ, वो इतनी दूर बैठे हैं हमारे से, यहाँ हमारी चौकी है, वहाँ उनकी चौकी है पहाड़ी पे। तो जब बर्फ़ पड़नी शुरू होती है, एक पर्टिकुलर डेट है, उस डेट में हम लोग दोनों अपनी चौकियों से नीचे चले जाते हैं। वो अंडरस्टैंडिंग है हमारी, पहले से रिटर्न में था कि हाँ ये है ऐसे, इस डेट में हम लोग वापस जाएंगे। फिर एक पर्टिकुलर डेट है, उस डेट में हम लोग वापस चले जाते हैं दोबारा, जब बर्फ़ पड़नी बंद हो जाएगी, मौसम थोड़ा गर्म होना शुरू हो जाएगा, फिर वापस चले जाएंगे दोनों। लेकिन हुआ क्या, इस बार इन्होंने गेम खेल दी। हम लोग नीचे थे, जब जाने का टाइम आया हम ऊपर जाने लगे, देखा कि हमारी चौकियों पे पहले से चढ़ के बैठे हुए हैं, ऊपर से गोलाबारी शुरू कर दी, क्योंकि जो ऊपर होगा पहाड़ पे, ऊपर से गोली की उसको एडवांटेज मिलेगी वॉर में। ऊपर से हाइट पे से जब बुलेट आएगी तो वो तो वैसे ही ग्रेविटी से ही उसकी इतनी स्पीड हो जाएगी, नीचे वाले को लिए बड़ा मुश्किल होता है फिर उस चौकियों पे वापस कब्जा कर पाना। तो इन्होंने उस टाइम, देखो हमारी इंटेलिजेंस की कितनी फेलियर रही वर्ल्ड में। वो इंटेलिजेंस हमें मोसाद ने दे दी थी पहले ही, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसने इनको सतर्क किया, इनको 3 बार मैसेज भेजा इंडिया को। उन्होंने इनको मैसेज भेजा था कि ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये लोग लाइटली ले गए उसको, हल्के में ले गए कि यार कुछ नहीं है ऐसा। मतलब फिर उस बात को ये कहा गया कि देखो कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था आप लोगों का। जैसे इस बार मोसाद के साथ हो गया, अब इस बार उनके अपने साथ हो गया। उन्हें पता ही लगा कि इतना बड़ा कुछ चल रहा है इनका, कि ये प्लान कर रहे हैं कि लगातार 2-3-4 हज़ार मिसाइल से एक साथ दागेंगे हम, सो दैट वो अपर कवर ब्रेक किया जा सके इनका। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। तो मतलब उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, उतना बड़ा नहीं हम लोग कह सकते जैसा कारगिल में हुआ था, परंतु सामाजिक तौर पर उतना ही नुकसान हुआ है। वर्ल्ड में हम लोगों की क्या इमेज गई, अमेरिका का प्रेसिडेंट्स, ठीक है, वो यहाँ पे है इस वक्त। उसके अलावा लोग जो थे फॉरेन से आ रखे थे, फॉरेन के टूरिस्ट मर गए वहाँ पे, तो फॉरेन वाले लोग तो नहीं सोचेंगे अब दोबारा आने की। तो वो चीज़ है, देखो मतलब उनमें ये बात चली गई कि वहाँ सेफ नहीं है। नेक्स्ट वन, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पहलगाम अटैक हैज़ बीन क्लेम्ड बाय द रेजिस्टेंस फ्रंट, अ प्रॉक्सी आउटफिट विद अ क्लियर ऑपरेशनल लिंक्स to the Lashkar-e-Taiba, deeply embedded within the network of Pakistan's Inter-Services Intelligence (ISI). पहलगाम हमले की जिम्मेवारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है, जो कि एक संगठन है जो मुखोटे की तरह है, एक छिपा हुआ गुट है। वो किसकी तरह काम करता है, वो काम करता है लश्कर-ए-तैयबा के अंडर में। और लश्कर-ए-तैयबा जो है वो पूरे तरीके से जुड़ी हुई है ISI के साथ, उससे संबंधित है वो। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है वो उससे जुड़ी हुई है, उससे सीधा संबंधित है वो। नेक्स्ट, द पैटर्न इज नाउ फैमिलियर, इन्फ्लिक्ट पेन ऑन इंडिया, सो अनसर्टेनिटी इन कश्मीर एंड प्रोवोक रिएक्शन, ऑल वाइल मेंटेनिंग अ थिन veneer ऑफ डिनायबिलिटी। ये बड़ी बढ़िया लाइन है आखिरी वाली। The pattern is now familiar, inflict pain on India, sow uncertainty in Kashmir and provoke reaction। अब यह रणनीति बिल्कुल सबके सामने खुल गई है कि उनकी रणनीति है भारत को पीड़ा पहुंचाना, कश्मीर में अस्थिरता और अनिश्चितता पैदा कर देना और भारत को उकसाना। और ये सब कुछ इस तरह से किया जाता है कि ऑल, देखिएगा, ऑल वाइल मेंटेनिंग अ थिन veneer ऑफ डिनायबिलिटी। और सारी चीज़ ऐसे की जाती है कि साफ साफ मुकरा जा सके। सीधा सीधा तो नहीं अपनी फौज भेजी, पता है उन्हें कि सीधा भेजेंगे पिट के आएंगे, तो इस तरीके से करेंगे। अब ये कहेंगे टेररिस्ट अटैक तो हमने थोड़ी किया है, जबकि डायरेक्ट पता है उन्होंने किया है, क्योंकि 2 से 3 दिन पहले उनके आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दी थी, उसके बाद ही एकदम से काम हुआ। तो नेक्स्ट देखिएगा, दैट सच ऑपरेशंस कंटिन्यू डिस्पाइट डिकेड्स ऑफ ग्लोबल स्क्रूटिनी reveals the strategic environment in which they thrive। इस तरह के हमले इतने दशकों के
जांच के बावजूद भी हो रहे हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि वहाँ पर उनको किस तरीके का माहौल दिया जा रहा है जिसमें वो फल फूल रहे हैं। ये टेररिस्ट लोग, ये ऑर्गेनाइजेशंस कैसे फल फूल रही हैं, कैसा माहौल ये लोग वहाँ उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इट इज़ वन इन विच पाकिस्तान हैज़ टू ऑफन एक्टेड विदाउट पेइंग अ प्रोपोर्शनेट कॉस्ट। और ऐसा माहौल जहाँ पाकिस्तान बार बार ऐसी हरकतें करता है और उसे कभी उसके बराबर की सजा या नुकसान नहीं भुगतना पड़ता, दैट मस्ट चेंज। ये स्थिति अब बदलनी चाहिए कि वो ऐसी हरकतें करता रहता है, कभी उसको किसी तरह की कोई इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। अब थोड़ा फास्ट देखिएगा। नेक्स्ट, क्राफ्टिंग अ रिस्पॉन्स, बदले की योजना या उत्तर देने की हमें योजना बनाना, उसको कैसे बनाना है वो देखिएगा। रिस्पॉन्स क्या देना है, उसको कैसे बनाना है। इफ इंडिया इज टू मीनिंगफुली अल्टर द calculus in Rawalpindi, it must also develop the institutional memory and policy continuity to respond across political administrations. अगर भारत को रावलपिंडी, पाकिस्तान की सेना का मुख्यालय है वहाँ पर, यदि भारत को रावलपिंडी को उनकी रणनीति को वास्तव में बदलना है, सच में अगर हम लोग बदलना चाहते हैं, तो उसे ऐसी संस्थागत समझ और नीति में निरंतरता विकसित करनी होगी जो हर सरकार के दौरान जारी रह सके। मतलब अगर हमें रावलपिंडी के दिमाग में बात कुछ घुसानी है तो हमें कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि जब बीजेपी के बाद अगली बार सरकारें तो चेंज होंगी, बीजेपी के बाद कांग्रेस आएगी, कांग्रेस के बाद कोई नई आएगी, फिर दोबारा बीजेपी आएगी, तो हमें कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए कि जो सरकार बदलने पर भी एज इट इज़ जारी रहें। सरकार बदलने पर भी ऐसा ना हो कि कोई और सरकार आ गई तो उधर से हमले तेज हो गए, कोई दूसरी सरकार आ गई तो हमले थोड़े रुक गए, ठीक है, कोई और सरकार आ गई तो थोड़े डर गए, कोई दूसरी सरकार आ गई तो खुल के मारने मराने लग गए। तो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ कि सरकार बदलती रहे लेकिन वहाँ पे उनके ऊपर प्रेशर एज इट इज़ बना रहे। नेक्स्ट देखिएगा, टेररिज्म कैन नॉट बी ट्रीटेड एपिसोडिकली। आतंकवाद को एक एक घटना के तौर पे नहीं देखा जा सकता कि भाई इस बार इन्होंने यहाँ मार दिए, पिछली बार इन्होंने हमारे सैनिक मार दिए थे, आपको याद होगा एक पूरी की पूरी बस हमारी सैनिकों की इन्होंने उड़ा दी थी, ठीक है ना, वो इन्होंने किया था, अब ये कर दिया। हम इसको अलग अलग क्यों याद रखते हैं? हम इसको सीधा ये यूँ क्यों नहीं कहते कि आतंकवाद फैला रहे हैं, इसको सीधा आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाए, एपिसोडिकली ना देखें, एपिसोड की तरह ना देखें कि ये हुआ फिर ये हो गया था फिर ये हो गया ना, उसको एक्यूमुलेटिव करके देखें। अ लॉन्ग टर्म अप्रोच टू deterrence must involve political consensus, sustained intelligence capability, and the diplomatic stamina to persist with pressure even in the absence of major attacks. इसके खिलाफ एक प्रोलॉन्ग्ड मतलब दीर्घकालिक, इसके खिलाफ एक दीर्घकालीन नीति होनी चाहिए जिसमें लंबे समय तक जो चले, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बनाओ जिसमें राजनीतिक सहमति और निरंतर मजबूत खुफिया व्यवस्था और यह कूटनीतिक हिम्मत हो कि हम बिना किसी बड़े हमले के भी लगातार पाकिस्तान पर स्ट्रैटेजिक पेशेंस, नॉट शोर्ट टू बस्ट रिटेलिएटरी एनर्जी, इज व्हाट पाकिस्तान्स प्लेबुक इज एट लीस्ट इक्विप्ड टू हैंडल। कि बिना किसी बड़े अटैक के हम लोग उसको संभाल सकें। ये कहना चाह रहे हैं, वापस एक बार इस पे बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि टेररिज्म को हम लोग ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते कि कोई एक घटना यहाँ हुई थी, एक बार इन्होंने हमारे बंदे वहाँ मार दिए थे, एक बार इन्होंने ये कर दिया था, बल्कि इनके लिए ना कुछ बड़ी अप्रोच होनी चाहिए, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रोलॉन्ग, दीर्घकालिक, जो लंबे समय तक चले। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे अब इन्होंने हमारे बंदे, हमारे लोगों को मार दिया, बेकसूर लोगों को इतने बुरी तरीके से मार दिया, अब हम लोग इनको ढूंढ रहे हैं, अब ढूंढ के मारेंगे जहाँ से भी मिलेंगे। लेकिन फिर क्या होगा, फिर उसके बाद हम लोग रुक जाएंगे, भाई 4 थे हमने चारों मार दिए देखो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग रुक जाएंगे, फिर अगली बार ये कुछ करेंगे, फिर हम उस एपिसोड पे फिर दोबारा रिस्पॉन्ड करेंगे। ये कह रहे इसकी बजाय ऐसा होना चाहिए कि हम लोग लगातार एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना दें कि लगातार ऐसे होता रहे कि ये लोग इधर घुस ही ना पाएँ और पाकिस्तान पे बिना हमले के भी प्रेशर पूरा बना रहे। स्ट्रैटेजिक पेशेंस, नॉट शॉर्ट बर्स्ट्स ऑफ रिटेलिएटरी एनर्जी, इज व्हाट पाकिस्तान्स प्लेबुक इज लीस्ट इक्विप्ड टू हैंडल।
स्ट्रैटेजिक पेशेंस, रणनीतिक धैर्य, न कि अचानक होने वाली कार्रवाइयाँ। यह वो चीज़ है जिससे पाकिस्तान की रणनीति सबसे अधिक असहज हो जाती है। मतलब यदि हम लोग उस पर एकदम से रिस्पॉन्स ना देके, रिस्पॉन्ड ना करके, बल्कि हम उस पर ऐसा प्रेशर बनाएं रणनीतिक कि वो परेशान हो जाए उस चीज़ से, और उसी से वो परेशान हो सकता है। मतलब उसके पैसों के जो सोर्सेज हैं वो काट दो, ठीक है ना, उसके साथ बिजनेस की जो डीलिंग्स चल रही हैं वो काट दो, कूटनीति लगाओ, बाहर से जहाँ से सपोर्ट आती है वहाँ से कट करवा दो। दुबई यूएई का एक बंदा मरा है, ये बात भी बताओ यूएई को, उनको भी बताओ कि देखो तुम्हारा बंदा इन्होंने मारा। इंटरनेशनल लेवल पे भी, ठीक है ना, उनको दूसरे तरीके से मारा जाए और एक ऐसी सिचुएशन पैदा की जाए कि वो लोग इधर घुसने की सोचें ना। नेक्स्ट देखिएगा, इंडियाज रिस्पॉन्स टू द पहलगाम मैसाकर मस्ट, ये मैसाकर बहुत बढ़िया वर्ड है, इसका मतलब ब्लड शेड भी होता है और कार्नेज भी होता है। आज हम लोगों ने ये क्लास में डिस्कस भी किया था। इंडियाज रिस्पॉन्स टू द पहलगाम्स मैसाकर मस्ट बी रूटेड नॉट जस्ट इन आउटरीच बट इन स्ट्रैटेजी। पहलगाम हत्याकांड पर भारत की प्रतिक्रिया केवल आक्रोश या गुस्से वाली नहीं होनी पे आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये रणनीतिक होनी चाहिए कि गुस्से में ना, कोई रणनीति बनाई जाए। कंडेमनेशन, बहुत बढ़िया वर्ड एक और, कंडेम्न करना, किसी की घोर निंदा करना, कंडेमनेशन, लेकिन शन लगा दिया लास्ट में तो नाउन बन गया। कंडेमनेशन इज नेसेसरी बट इनसफिशिएंट। निंदा करना भी जरूरी है परंतु अपर्याप्त है। निंदा करने से क्या होता है, बैठ के देते रहो गालियाँ उनको कि बहुत गलत किया भाई, बहुत माड़े आदमी हैं, उससे थोड़ी कुछ फर्क पड़ेगा। इनको कुछ बताया जाए, सिखाया जाए इनको। द इम्पेरेटिव नाउ इज डेटरेंस नॉट इन द एब्स्ट्रैक्ट बट एज पॉलिसी। अब सबसे जरूरी है दमन की नीति, लेकिन यह कोई सैद्धांतिक बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि ठोस और व्यवहारिक सरकारी नीति के रूप में लागू होनी चाहिए। द इम्पेरेटिव नाउ इज डेटरेंस। अब जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है डेटरेंस की, और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में नहीं, बल्कि एक ऐसी पॉलिसी जो कि ठोस हो, में लगे कि हाँ इसमें कुछ दम है इस बात में। नेक्स्ट, deterrence in classical strategic theory is not the threat of punishment alone. It is the imposition of credible, visible and cumulative costs that alter the behavior of the adversary over time. परंपरागत तरीके से अगर बात की जाए डेटरेंस की, दमन की, तो इसका मतलब सिर्फ सजा देना नहीं होता या सजा की धमकी नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है ऐसे भरोसेमंद, स्पष्ट और धीरे धीरे बढ़ते हुए नुकसान देना जिससे दुश्मन का व्यवहार लंबे समय में बदल जाए। समझ रहे हो? एक साथ ना, अब उसको धीरे 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 उसकी एक एक नस करके काटो, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ कि धीरे धीरे उसका दिमाग सेट हो जाए। जस्ट लाइक इजराइल में क्या चल रहा है, इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, उनका सिस्टम ये था, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, एग्जैक्ट डाटा मेरे को नहीं पता। उनकी तरफ जब कोई मिसाइल बढ़ती है, उनके देश से 22 किलोमीटर बाहर ही वो उस मिसाइल को हवा में ही उड़ा देते हैं। ऐसे ही अगर ऊपर से कोई कुछ डालता है तो उसको भी वो 22 से 25 किलोमीटर पहले ही हवा में ही उड़ा देते हैं, उनको पता लग जाता है उनके। और ऑटोमेटिक सिस्टम है ये, बटन नहीं दबाना पड़ता, ऑटोमेटिकली कोई चीज़ उतनी ऊपर से गिरने की कोशिश कर रहे हो, ऊपर ही फाड़ देंगे उसको, नीचे तक पहुंच नहीं देंगे। पूरा सिस्टम बना रखा है, एयर डिफेंस सिस्टम है ये उनका, कोई भी चीज़ ऊपर से उनके अंदर नहीं गिर सकती। तो इन्होंने क्या किया, अगर 5, 7, 10, 15 मिसाइल डालेंगे तो हो सकता है, इन्होंने कई हज़ार मिसाइल एक साथ डाल दी। अब उससे क्या हुआ, इधर से मिसाइल आ रही है उसको उड़ाया, उधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है। जब कई 100 मिसाइल, कई हज़ार मिसाइल एक साथ दागी गई तो वो जो नीचे डिफेंस सिस्टम था ना, वो पजल हो गया एक तरीके से, वो पजल हो गया। तो कुछ मिसाइल्स जो है वो नीचे घुस गई उसमें से, और जो नीचे आ गई वो आ गई, उसने आगे इनको नुकसान पहुंचा दिया। अब इन्होंने उसका बदला ले लिया, सब बात हो गई, लेकिन ये लोग उधर इतना बारूद बरसा रहे हैं, ये नहीं छोड़ रहे उधर, ना बच्चों को, बड़ों को, लेडी को, किसी को नहीं छोड़ रहे। इन्होंने वहाँ पूरा इस टाइम आतंक मचाया हुआ है। कोई पूछे कारण क्या है, करे कारण इनके भेजे में बिठानी है एक बात, ये बिठाना है इनके दिमाग में कि अगली बार अगर इजराइल के साथ कुछ हुआ तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं छोड़ते, ये फिर दया नहीं करते वापस। अगर इनके साथ गलत करोगे, इनका एक आदमी भी मारोगे तो ये छोड़ेंगे नहीं तुम्हें।
वो ये चीज़ उनके दिमाग में बिठा रहे हैं ताकि एक डर उनके दिमाग में जाए, उनका बिहेवियर चेंज हो जाए, वहाँ के लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाए। अगर वहाँ कोई गलत काम करने की सोचे तो लोग, उसका परिवार उसे ये कहे, वहाँ के लोग ये कहें कि भाई उनके खिलाफ ना कुछ भी कर दियो, वो बहुत कलेशी आदमी है, वो कलेश कर देते हैं। ठीक है ना, देखिएगा, आगे बढ़िएगा। The difficulty, of course, lies in the crafting a response that deterrers without destabilizing. चुनौती यह है कि हम ऐसा जवाब कैसे दें जो दुश्मन को रोक भी सके और क्षेत्र में अस्थिरता भी ना फैलाए, हमारे यहाँ भी कोई दिक्कत ना हो और वो लोग भी रुक जाएं। कुछ समस्या ही है, ऐसा कैसे हम लोग जवाब दें। But India's continued restraint, save notable exceptions such as responses after the terrorist attacks in Uri and Pulwama, in the face of repeated provocation, has often been interpreted in Rawalpindi as hesitation and even weakness. लेकिन भारत की लगातार संयमित नीति मतलब कंटिन्यूड रिस्ट्रेंट, कि हम लोग बड़े संयम में चलते हैं कि चलो कोई नहीं, सुधर जाएंगे, सिवाय उरी और पुलवामा के हमलों के बाद की प्रक्रियाओं को छोड़कर पाकिस्तान की सेना द्वारा कई बार झिझक या कमजोरी के रूप में देखी जाती है। हम लोगों के ऊपर जब कोई हमला होता है तो हम लोग जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम लोग कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं कहते। तो इस चीज़ को पाकिस्तान की सेना कैसे देखती है? वो हमारी कमजोरी की तरह देखती है। सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है, उरी का हमला हुआ जब, और पुलवामा हुआ जब, हम लोगों ने अंदर घुस के मारा, हम लोग उनकी सीमा में घुस गए। जैसे ही अटैक हुआ उसके बाद उन्होंने, पता है, अपनी एयरफोर्स हाई अलर्ट पे लगा रखी थी, सारे मिग विमान तैयार कर रखे थे उन्होंने, अपने सारी सेना को अलर्ट पे रखा हुआ था। उन्हें ये खतरा था कि अब इंडिया कुछ ना कुछ करेगा, इन्होंने नहीं किया अभी। तो उनके दिमाग में क्या जाएगा, तो कुछ करते ही नहीं। ठीक है ना बात। चलिए देखिएगा नेक्स्ट। तो ये हमारी संयमित नीति है। टू ऑल्टर दैट परसेप्शन वी मस्ट एम्ब्रेस अ फ्रेमवर्क of escalatory credibility, not escalation for its own sake, but the ability and willingness to impose pain through diplomatic, economic and covert means when red lines are crossed. ये वही लाइन जो पीछे हुई थी। इस सोच को बदलने के लिए, ऑल्टर करने के लिए, मतलब बदलना, ऑल्टर मीन्स बदलना, परसेप्शन मतलब सोच। इस सोच को बदलने के लिए भारत को एक ऐसी नीति अपनानी होगी जिसमें यह साफ हो कि अगर हमारी सीमाएं पार की गई तो हम कूटनीतिक, आर्थिक और गुप्त तरीकों से जवाब देने में सक्षम भी हैं और इच्छुक भी हैं, न कि केवल आक्रोश में कार्रवाई करने के लिए। मतलब हम फिर किसी भी लेवल पे चले जाएंगे। अब नेक्स्ट, दिस इंक्लूड्स सस्टेन्ड एफर्ट्स टू डिप्लोमेटिकली आइसोलेट पाकिस्तान on platforms where it seeks legitimacy, the careful reconsideration of trade and water sharing mechanism that Pakistan depends on, and the expansion of covert and intelligence based capabilities to disrupt terrorists infrastructure across the line of control. इसमें तो इसमें कुछ कदम जो शामिल हो सकते हैं वो है, जैसे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक रूप से अलग थलग कर देना, सारे देशों के सामने कहो कि ये टेररिज्म फैलाते हैं, ये सबसे घटिया देश है, कहीं भी अटैक होगा इनका नाम आएगा, ये सबसे बेकार देश है, ये चीज़ फैला दो, अलग थलग कर दो उनको। उन पर व्यापार और जल वितरण समझौतों पर फिर से विचार करना, व्यापार उनके साथ बंद कर दो, पानी जो उधर जा रहा है पानी रोक दो, जल वितरण समझौते जो हैं उसको रोक दो, फिर से विचार करो उस चीज़ पर। और नियंत्रण रेखा के पार आतंकवाद के ढांचे को गुप्त और खुफिया तरीकों से बाधित करने की क्षमताओं को बढ़ाना। हमें पूछने की जरूरत क्या है, LOC के उधर कुछ चल रहा है, घुस जाओ। जो सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी होती थी, वो अभी नहीं हुई, इस बार ओपन हुई, पहले चुपचाप होती थी, हर बार होती थी। हमारे 2 सैनिकों को मार के चले गए तो हमारे इधर से 20 जाते थे और उधर से 5-6 के सिर लेके आते थे, शुरू से है। तो उस तरह की चीज़ों पे भी काम करो, आपको करना पड़ेगा। दीज ऑप्शंस आर नीदर रैकलेस नॉर नॉवेल। रैकलेस होता है लापरवाह, नॉवेल होता है नए। ये विकल्प न तो अविवेकपूर्ण हैं, रैकलेस हैं, और ना ही नए हैं। They are tools of statecraft that have been successfully used by others, including by those who lecture India on proportionality. ये विकल्प न तो अविवेकपूर्ण हैं और न ही नए हैं, ये तो कूटनीतिक साधन हैं जिन्हें उन देशों ने भी सफलतापूर्वक अपनाया है जो भारत को संतुलित प्रक्रिया देने की नसीहत देते हैं, जो हमारे देश को सलाह देते हैं ना कि कोई नहीं जी, शांति रखो, कुछ नहीं होता, क्या लेना, ठीक है ना, शांति में ही सब कुछ बसता है। ये वो देश अपने आप उन्होंने भी किया, अमेरिका ने भी किया, पाकिस्तान में घुस के मार के लेके गए आतंकवादी को।
तो वो लोग भी करते हैं हमें, लेकिन वैसे कहते हैं कि तुम रहने दो जी, तुम ठंडे रहो। सो ये आज आप लोगों का आर्टिकल था गाइस, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस मैं सेंड करूँगा और फिर वो आप लोग देखना, ठीक है जी।